Verma. I am MD dermatologist and practicing in Jhansi, UP. The topic of my discussion is hair fall temporary or permanent? And secondly, what are the causes of the hair fall and hair loss? To say in a nutshell, हेयर फॉल के बड़े सारे कारण होते हैं, जिसमें से कुछ टेम्परेरी कारण भी हो सकते हैं और कुछ परमानेंट कारण भी हो सकते हैं। जो टेम्परेरी कारण होते हैं उसमें मेनली टीलोजन एफ्लूवियम करके एक डिजीज होता है, वो आता है, जिसमें जनरली किसी भी स्ट्रेसफुल एपिसोड के 3 महीने के बाद बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो 2-3 महीने के अंत में जाके खुद से रुक जाते हैं और धीरे-धीरे नॉर्मल साइकिल फिर से रिज्यूम हो जाती है। इसमें जनरली पेशेंट को इतना घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक बार वो बाल झड़ते हैं तो फिर वो नई साइकिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो इसमें जो ट्रिगर रहता है वो जनरली कोई भी स्ट्रेसफुल एपिसोड होता है, जैसे कि अभी कोविड हुआ, किसी को सीवियर फीवर, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या ट्यूबरकुलोसिस, कुछ मैलिग्नेंसी हुई, कोई इमोशनल स्ट्रेस भी हुआ, प्रेगनेंसी, लेबर, इस तरह की चीजों से ये ट्रिगर हो जाता है। और बाकी जो हमारा अदर कॉजेज हैं उसमें मेनली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आता है, जो काफी कॉमन कंप्लेन रहती है बच्चों की जो मेनली 20s में आते हैं कि प्लेस चेंज की तो हेयर फॉल बढ़ गया। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये मेनली इंटरनल जो एक प्रॉब्लम रहती है, इंटरनल हार्मोन डिसऑर्डर है। एक मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, उसकी वजह से जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज रहते हैं उनको ये हेयर शेडिंग होती है और बहुत ही डिफाइंड पैटर्न में। पहले बाल पतले होते हैं, फिर वो बाल परमानेंटली झड़ जाते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो ये रिसेशन शुरू हो रहा है उसको अगर हम शुरू में ही करेक्ट करके मेडिसिन शुरू कर लेते हैं तो दवाइयों से ये चीज रुक सकती है, और अदरवाइज हमें फिर इसको हेयर ट्रांसप्लांट से करेक्ट करना पड़ता है। जो बाकी कॉजेज हेयर फॉल के हैं वो एक तो एलोपेशिया एरेटा है, जो कॉमनली एक पैची हेयर लॉस के फॉर्म में प्रेजेंट करता है, जिसका ट्रीटमेंट मेनली इम्यूनोसप्रेसिव्स और इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स वगैरह होता है। और इसके अलावा एक और वैरायटी होती है परमानेंट हेयर लॉस की, जिसमें सीधा स्टेम सेल डैमेज हो जाता है इन्फ्लेमेशन से, जो कि सिकेट्रिशियल एलोपेशिया या स्कारिंग एलोपेशिया बोलते हैं उसको। उसमें जनरली स्किन थोड़ी सी चिकनी हो जाती है, शाइनी स्किन हो जाती है और वहां पे हेयर का आना परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। तो उसमें जो है सबसे पहले हमें उसको रोकना होता है, मतलब अरेस्ट करना है उसके प्रोग्रेशन को, ताकि और बाल डैमेज ना हो। और अगर जो एरिया एकदम बाल रह गया है वहां पे हम एक बार बायोप्सी से उसकी एक्टिविटी कंफर्म कर सकते हैं कि डिजीज एक्टिव है कि नहीं। अगर डिजीज एक्टिव नहीं है तो फिर हम उसको ट्रांसप्लांट से उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो मेनली दोस्तों यही सारे कॉजेज हैं हेयर फॉल के, जो कॉमनली डे टू डे प्रैक्टिस में आते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें इतना ज्यादा करेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उनको कंफर्म करना इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो आगे फैमिलीज में रन करते हैं। तो सबसे बेस्ट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जब भी आपको किसी तरह का हेयर फॉल हो रहा है तो इंस्पायर्ड कि आप कुछ प्रैक्टिस जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग कराना या कुछ हेयर स्पा, इससे बचें। और पहले आप उस डायग्नोसिस को कंफर्म करें, क्योंकि डायग्नोसिस से कंफर्म होने से 50% काम आपका हो जाता है। उसके बाद आपको बेटर गाइडेंस भी मिलता है कि किस तरह से वो डिजीज प्रोग्रेस करेगा। और जो भी बेस्ट ऑप्शन है, मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी जो भी नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट है आप उससे कंसल्ट करें, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। हालांकि जैसे बताया कि हर हेयर फॉल का डिफरेंट कॉज होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हेयर फॉल को कंफर्म करें कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, तभी आप बेटर ट्रीटमेंट उसमें आपको मिल सकता है। और एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज को मैं यही बोलूंगा कि आप प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि उससे जो डैमेज होता है कई बार उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही मेरा टेक होम मैसेज रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।